नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम यंग इंडिया सक्सेस मंत्र। जी हाँ, ये खास कार्यक्रम समर्पित है उन यंग इंडियंस को जो कि अपनी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, परंतु बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी जब उन्हें मन चाहा फल नहीं मिल पाता तो थोड़े से निराश हो जाते हैं। और वो मन चाहा फल ये होता है कि उन्हें वो टिप्स नहीं मिल पाते जो उस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए ज़रूरी है। परंतु न्यूज़ इंडिया ने एक अभियान शुरू किया है। न्यूज़ इंडिया ने एक नया ये जो नया कार्यक्रम प्रारंभ किया है, ये कार्यक्रम असल में इसी चीज़ के लिए है जिससे कि हम इन यंग इंडियंस को अलग अलग एक्सपर्ट से मिलवा सकें। प्रारंभ करते हैं यंग इंडिया सक्सेस मंत्र। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम ये स्पेशल कार्यक्रम, ये खास कार्यक्रम लेकर आए हैं उन यंग इंडियंस के लिए जो कि कुछ करना चाहते हैं, जो कि आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कि एग्जामिनेशंस को क्रैक करना चाहते हैं। उन सब में सबसे बड़ी ज़रूरत है साइकोलॉजी की। जी हाँ, आज हम सबसे पहली बार साइकोलॉजी की ही बात कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ एग्जामिनेशन में तो साइकोलॉजी, मनोविज्ञान एक सब्जेक्ट के रूप में आता है, परंतु बाकी जितने भी एग्जामिनेशंस हैं उनमें साइकोलॉजी एक खास फैक्टर बनकर उभरा है, क्योंकि साइकोलॉजी के हिसाब से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कहा है किसी ने कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। इसी के लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद है जिनका नाम है धीर सिंह धाबाई। जी हाँ, धीर सिंह धाबाई असिस्टेंट प्रोफेसर है, राजकीय कन्या महाविद्यालय चूरू में पढ़ाते हैं, परंतु उससे कहीं ज़्यादा ये बच्चों की साइकोलॉजी को समझते हैं, उससे कहीं ज़्यादा बच्चों की साइकोलॉजी को चेंज करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ये उन्हें बताते हैं कि एग्जामिनेशंस को क्रैक कैसे किया जाए। सबसे पहले तो धीर सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। सबसे पहले तो मैं आपको आभार व्यक्त करूंगा कि आपकी इस न्यूज चैनल की एक ऐसी शानदार मुहिम, जहां आज हर न्यूज चैनल राजनीतिक मुद्दों पे बड़े वादिवाद में फंसा हुआ है, उस समय उस राजस्थान भारत भर के उस बेरोजगार अभ्यर्थी के लिए जो बच्चा एक घर बैठे एक निःशुल्क मार्गदर्शन प्राप्त कर सके और उस मार्गदर्शन के माध्यम से उसे पता चले कि किसी भी कंपटीशन को हम क्रैक कैसे कर सके, तो एक शानदार मुहिम के लिए मैं सबसे पहले आपके पूरे इस न्यूज चैनल को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि ये मुहिम निश्चित रूप से पूरे भारत भर के उन अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी औषधि साबित होगी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धीर सिंह जी, बिल्कुल उसी तरफ हम लोग जा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य बिल्कुल वही है जो अभी आपने फरमाया। आइए शुरू करते हैं बात को। क्या है असल में मनोविज्ञान और क्यों जरूरत पड़ी इस मनोविज्ञान को इन कंपटीशन एग्जाम्स में पाठ्यक्रम के रूप में शामिल करने की? सर, इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि मनोविज्ञान आज एक कोई भी टीचर है, क्योंकि मुख्य रूप से ये टीचर भर्ती में आता है, आरएस मेंस में आता है, प्रशासनिक सेवा में आता है, और आप चाहे अध्यापक बने चाहे प्रशासनिक अधिकारी बने, आपको सबसे पहले जरूरी काम ये होता है कि उस बच्चे की आप साइकोलॉजी को समझें। और बच्चे की साइकोलॉजी को समझना है तो आपको खुद को मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो आपको खुद का अपना ज्ञान होगा, और अपना ज्ञान होगा तो आपको बच्चों की मनोविज्ञान को आप समझ पाएंगे। इसलिए मनोविज्ञान आज, चाहे मैं तो ये कहूंगा कि सर शिक्षक भर्ती नहीं, हर कंपटीशन में मान लो, चाहे अपने घर में मान लो, एक माता पिता के रूप में मान लो, मनोविज्ञान का ज्ञान एक आधारभूत ज्ञान है जो हमें एक उज्जवल भविष्य का यदि निर्माण करना है, चाहे वो भारत का करना हो चाहे बच्चों का करना हो, हमें मनोविज्ञान का ज्ञान बहुत जरूरी है सर। मतलब मनोविज्ञान को साधारण भाषा में अगर बात करें जिसे कि बच्चे समझ सके, तो असल में वो है अटेंशन, सेंसेशन और परसेप्शन। इन तीनों को मिलाकर जो ज्ञान बनता है, क्या वो मनोविज्ञान है? निश्चित रूप से सर, मनोविज्ञान यही है। वास्तव में मनोविज्ञान एक प्रकार से यही है कि अपना बिहेवियर साइंस इसको बोला गया है सर। व्यवहार में होने वाला एक प्रकार से वांछित परिवर्तन जो करता है वो मनोविज्ञान है सर। और मनोविज्ञान व्यवहार में वांछित तो परिवर्तन करता ही है सर, आपके व्यवहार को एक दिशा भी प्रदान करता है। तो साइकोलॉजी चाहे अपनी मानसिक क्रियाओं की बात करें, चाहे भावात्मक क्रियाओं की बात करें, चाहे अपनी गामक मोटर स्किल्स की अपन बात करें, यानी मनोविज्ञान के 3 अनुक्षेत्र स्पेशली डोमेन्स माने जाते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। और कोई भी मनुष्य संपूर्ण जो बनता है वो इन तीनों क्षेत्रों के योग से मिलकर बनता है, और साइकोलॉजी इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन है सर। इन तीनों को एक संभव बनाती है, बच्चे को एहसास करवाती है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। तो दिशा जीवन बदलने वाला एक विषय है सर। और खुद का ज्ञान, दूसरों का ज्ञान, खुद को जानना, दूसरों को समझना, यही सर मनोविज्ञान है। कौन कौन से एग्जाम्स अभी हैं जो कि जिनमें कि मनोविज्ञान को एक सब्जेक्ट के तौर पे, एक पेपर के तौर पे, एक प्रश्न पत्र के तौर पर जिसमें मनोविज्ञान आता है? सर, शिक्षक भर्ती में तो मुख्य रूप से है ही। जैसे अभी फिलहाल एक बहुत बड़ी भर्ती का आयोजन किया जा रहा है रिट का,
जो भारत भर में टेट के नाम से जाना जाता है, सेंटर में सीटेट के नाम से जाना जाता है और हर राज्य में भर्ती आयोजित होती है। और ये प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षक के लिए बहुत बड़ी भर्ती होती है। जैसे फिलहाल राजस्थान में 30,000 की एक भर्ती हो रही है, ऐसे हर स्टेट में सर ये भर्ती होती है। ऐसे ही सेकेंडरी एक टीचर होता है अपना सेकंड ग्रेड का अध्यापक, वहाँ ही साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसे ही स्कूल लेक्चरर के रूप में भी साइकोलॉजी का आपको ज्ञान बहुत जरूरी है। और आरएस मेंस में भी सर साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा पार्ट आता है, आईएएस में भी इसका एक पार्ट शामिल किया गया है। ये मान के चलिए कि राजस्थान पुलिस की जो बच्चा तैयारी करता है वहां भी मनोविज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है। कहते हैं कि आप प्राइमरी स्कूल के बच्चों के एग्जाम से लेकर आप बता रहे हैं कि सिविल सर्विसेज तक साइकोलॉजी को पढ़ना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। तो किस प्रकार से बच्चे या छात्र या स्टूडेंट्स जो कि इनकी तैयारी कर रहे हैं, इनकी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उन्हें किस प्रकार से शुरुआत करनी चाहिए जिससे कि साइकोलॉजी का एक डर है जो लोगों में, वो डर कम हो सके और वो उसमें अच्छी स्कोरिंग कर सके? वर्तमान समय में सबसे बड़ा डर मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी का सर। उसका रीजन है कि हम लोगों ने माहौल ऐसा बना दिया कि बच्चे को वास्तविकता से हटा के काल्पनिक जगत में हम लेके चले गए। अब बच्चा वास्तविकता को समझ नहीं रहा है। हमें यदि किसी भी कंपटीशन को क्रैक करना है, किसी भी प्रतिस्पर्धा में हमें उतरना है, तो सर सबसे पहली बात मनोविज्ञान यही कहता है कि उत्तेजना तो होनी चाहिए लेकिन डर नहीं होना चाहिए। यानी फियरलेस आपको स्टडी करनी है तो स्टेमिना जरूरी है, लेकिन डर आपकी अधिगम शक्ति को सर एकदम से खत्म कर देता है। तो मनोविज्ञान को यदि आपको तैयार करना है तो पहली चीज स्टूडेंट को यही करनी पड़ेगी कि उसे अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस जगाना पड़ेगा, आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। मुश्किलें सर जिंदगी में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से चाहत हो कुछ पाने की तो सितारे भी जमी छोड़ देते हैं। मैं यही कहूंगा मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए पहली चीज जरूरी है कि मैं कर सकता हूं। उसके बाद आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी सर एक अप्लाइड विषय है। साइकोलॉजी हमारे जीवन से जुड़ा हुआ विषय है और इसको हमें हमारे जीवन से जोड़ के ही पढ़ना पड़ेगा, एक अप्लाइड रूप में समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बिहेवियर साइंस है सर, व्यवहार का विज्ञान है। तो इसको व्यवहार से जोड़ते हुए, इमेजिनेशन करते हुए, प्रतीकात्मक रूप से पढ़ते हुए, प्रतिमात्मक रूप से पढ़ते हुए और समझ बनाते हुए यदि हम मनोविज्ञान को पढ़ते हैं, और स्पेशली मैं कहूंगा कि सर साइकोलॉजी की जब भी आप शुरुआत करें तो आरबीएससी और एनसीईआरटी बोर्ड की जो अपनी मनोविज्ञान की किताबें उनसे हमें पढ़ना शुरू करना चाहिए। देश सिंह जी, अक्सर बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं तो सबसे पहला प्रश्न उनके ये आता है कि ये मुझे क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये मेरे आगे क्या काम आएगा। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ साइकोलॉजी के बारे में, क्योंकि बच्चों को अगर हम ये बताते चले साथ में कि किस किस एग्जाम में वो क्यों एक पाठ्यक्रम के रूप में शामिल है और वो उनकी जिंदगी में आगे क्या काम आने वाला है। बहुत अच्छा सवाल है सर। एक विषय के रूप में तो मनोविज्ञान उपयोगी है, मैं कहता हूं जीवन को बदलने वाला विषय है। आपको गाइडेंस करना है, काउंसलिंग करनी है, आपके जीवन को तनाव को समाप्त करना है, तो साइकोलॉजी का ज्ञान बहुत जरूरी है। विषय के रूप में जैसे मैंने बता दिया कि शिक्षक भर्ती में, प्रशासनिक सेवा में आपको मनोविज्ञान पढ़ना है, लेकिन सर कोई भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए पहली जरूरी चीज ये होती है कि बच्चे में डर को समाप्त करना, बच्चा पॉजिटिविटी के साथ तैयारी करे। और ये जो सकारात्मकता शब्द है, इस सकारात्मक एटीट्यूड का जो शब्द है वो सर मनोविज्ञान हमें प्रदान करता है। मनोविज्ञान आपको ये एहसास करवाता है कि आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, और किसी भी चीज को, असंभव को आप संभव बना सकते हैं, ये मनोविज्ञान कहता है। क्योंकि मनोविज्ञान में सर एक टॉपिक आता है मोटिवेशन, एक शब्द आता है संवेगात्मक बुद्धि और एक आता है अचीवमेंट मोटिव। दोनों शब्दों के बारे में स्पेशली सर मैं बात करूंगा, संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल क्वोशेंट, और स्पेशली अचीवमेंट मोटिव। साइकोलॉजी ये कहता है कि दोनों अर्जित हैं, मतलब वातावरण से आप सीख सकते हो। बहुत सारी चीजें हम कहते हैं कि बच्चे, माता पिता सोचते हैं कि मेरे बच्चे का आईक्यू अच्छा नहीं है। मैं कहता हूं किसी चीज की जरूरत नहीं है सर। साइकोलॉजिकली यदि आपके अंदर ये विश्वास जग गया कि मैं ये कर सकता हूं, मैं इस सफलता को प्राप्त कर सकता हूं, ये अचीवमेंट मोटिव है सर। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हो, कठिन परिस्थितियां हो, लेकिन आप में लगन है और आपके मन में ये भावना है कि मैं निश्चित रूप से करके जाऊंगा, सर दुनिया की कोई ताकत नहीं उस बच्चे को रोक सकती है। देखिए जी, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं जो कि जनरली इस तरह के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं? सर साइकोलॉजी में स्पेशली जो प्रश्नों का यदि पैटर्न मैं बताऊं, मैं बार बार आपको ये कहूंगा कि आपने बहुत अच्छी मुहिम चलाई है सर। एक तो बच्चों को ये पता चलेगा कि वर्तमान पैटर्न क्या चल रहा है। बच्चे को या तो टीचर को पता होता है कि मेरे सब्जेक्ट में फिलहाल क्या चेंज आ रहे हैं। 2012 में साइकोलॉजी अलग पूछा जाता था, आज 2018 में अलग पूछा गया, 2021 में सर अलग पूछा जा रहा है। आज जो मनोविज्ञान का सर लेवल है वो कंप्लीटली अप्लाइड बन चुका है कि हम जिस बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं, आप जिस बच्चे के टीचर बनने जा रहे हो, उस बतौर टीचर आप बच्चे के व्यवहार को कैसे चेंज करेंगे साइकोलॉजिकली। ये अप्लाइड प्रश्न पूछे जाएंगे कि एक बच्चा चोरी करता है, आप बतौर टीचर क्या करोगे।
एक बच्चा आक्रामक व्यवहार करता है, बतौर टीचर क्या करोगे? एक बच्चा विद्यालय में लेट आता है, आप क्या करोगे? सर ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मतलब अप्लाइड, हमें जीवन से जोड़ना है सर, हम बच्चों के व्यवहार से जोड़ना है। फैक्ट पर्सन बहुत कम आते हैं सर, फैक्ट पर्सन आते भी हैं, ऐसा नहीं कि फैक्ट पर्सन नहीं आते हैं, 50% फैक्ट पर्सन भी आते हैं, लेकिन 50% आज सर अप्लाइड मनोविज्ञान आ रहा है। तो अप्लाइड मनोविज्ञान सर क्या है? अपना खुद का विज्ञान है, वहां आपको डरना नहीं है, आपको ये समझना है कि मैं बतौर टीचर अपने आप को प्रेजेंट करना है आपको। तो मेरे सामने बच्चा बैठा है, तो उस बच्चे के व्यवहार को बदलने के लिए मैं तो ये कहूंगा सर, बच्चा नहीं समझना है, आपको खुद का बच्चा समझना है और आपको उस खुद के बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन करना है। तो आप बेहतरीन तरीका कौन सा अपनाओगे, ये आजकल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मतलब मनोविज्ञान की प्रकृति फैक्ट के साथ आज अप्लाइड बन चुकी है। एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग यदि बच्चा तैयारी करता तो सर बहुत अच्छे से साइकोलॉजी को कर सकता है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि साइकोलॉजी में अगर उसे अच्छी स्कोरिंग करनी है तो सबसे पहले खुद की साइकोलॉजी को सेट करना होगा, और ये किताबों की बजाय वो अगर साधारण जीवन में इस चीज को सेट करे तो शायद ज्यादा अच्छे स्कोरिंग कर सकता है। ये जो इरा है, जो ये युग है, जिस युग पे हम जी रहे हैं, जिस समय आपने पढ़ाई की होगी और जिस समय आज के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जुड़ गया है मोबाइल का, इंटरनेट का, आज के जमाने का, सोशल मीडिया का। बच्चे जाते तो हैं यूट्यूब पर कुछ सीखने, कुछ नए लेक्चर्स देखने, परंतु जैसे ही वो नेट ऑन करते हैं उनके पास दूसरे नोटिफिकेशंस आ जाते हैं और वो इधर उधर भटक जाते हैं। इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? क्योंकि ये केवल साइकोलॉजी के पाठ्यक्रम की बात नहीं है, ये हर उस बच्चे की बात है जो कि कंपटीशन फाइट कर रहा है, चाहे पीटी हो, पीएमटी हो। सर ये हर बच्चे की बात है और हर माता पिता की समस्या है, क्योंकि मोबाइल को हम छोड़ नहीं सकते। इंटरनेट वास्तव में एक सूचना क्रांति का एक बड़ा अग्रदूत है और इसने हमारे जीवन को बहुत सरल बनाया है सर, नो डाउट इसमें कि बहुत सरल बना दिया है। लेकिन कोई भी चीज के सर दोनों इफेक्ट होते हैं, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। इसका नेगेटिव इफेक्ट की ओर आपने ध्यान आकर्षित किया, ये बहुत अच्छा सवाल है कि पहले के बच्चों में सर अटेंशन पावर बहुत अच्छा होता था और अटेंशन पावर अच्छा होने का रीजन था कि उनका ध्यान एक जगह था। लेकिन जब बच्चा इंटरनेट पे कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है तो उसके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, बच्चा उसको एक बार देखेगा और उसको देखने से उसकी जो इस टॉपिक के प्रति पढ़ने की कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन था वो कहीं ना कहीं सर डाइवर्ट होगा, तो उसके ध्यान को भंग कर रहा है सर कहीं ना कहीं। और ध्यान का भंग होना सर मेमोरी को भी कमजोर बनाता है और आपकी लर्निंग कैपेसिटी में एक प्रकार से एक बाधा के रूप में आता है। तो सर सबसे बड़ी रीजन है ये कि इसके लिए आपको मैं तो एक ही तरीका अपनाऊंगा, एक ही तरीका है कि सकारात्मक बात कहूंगा कि यदि बच्चा खुद चाहेगा तो इन सब चीजों पे नियंत्रण कर सकता है, क्योंकि दुनिया को बदलने के लिए सबसे पहले सर हमको खुद को बदलना पड़ेगा। और साइकोलॉजी में जो संवेगात्मक बुद्धि हम पढ़ते हैं वहां एक शब्द आता है सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण हमें करना पड़ेगा, हमें इन चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा। इग्नोर एक बहुत बड़ा हथियार है और इग्नोर आप यदि करते हैं और सेल्फ कंट्रोल यदि आप रखते हैं तो हमें वही चीजें देखनी है जो मेरी जिंदगी को बदल सकती हैं, जो मेरे लाभदायक हैं। बहुत सी बार सर बच्चों कॉम्पिटिशन में आपने देखा कि 21 साल का बच्चा पहले ही मतलब प्रयास में और टॉप कर जाता है और एक बच्चा सर 30 साल तक टॉप नहीं कर पाता। तो कहीं ना कहीं जब ये ध्यान डाइवर्ट होता है तो ये हमारी जो सक्सेस है उसकी जो प्रतिशत है उसको घटा देता है, समय ज्यादा लग जाता है। बेटियां माता पिता के मन का वंदन है, भाई की ललाट का चंदन है। गर्भ में ही लिंग की जांच क्यों? गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण कानूनन अपराध है। ऐसा करना, कराना, सहयोग देना या विज्ञापन करना भी जुर्म है। भुगतनी पड़ सकती है 5 साल तक जेल और 1 लाख तक का जुर्माना। लिप्त व्यक्तियों की शिकायत। आपके घर के MDH का कढ़ाई, बैंगन का भरता अलग है कुछ है और बच्चे को मैं तो कहूंगा खुद की बड़ी बहुत जिम्मेदारी है कि वो इन चीजों को समझे कि मेरे लिए इस समय नेसेसरी क्या है, मेरे लिए मूल आवश्यकता क्या है, मेरे लिए मस्ट क्या है, और वो केवल उन्हीं चीजों पे ध्यान आकर्षित करे जो उसके लिए जरूरी है, बाकी चीजों को इग्नोर करे। जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं तो उस समय सबसे बड़ी चीज आती है स्कोरिंग टिप्स हर सब्जेक्ट के अलग अलग होते हैं। हिस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि इसे आप बार बार दोहराइए जिससे कि आपको याद हो जाएगी। मैथ्स के बारे में कुछ और कहा जाता है। साइकोलॉजी के बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे इसमें स्कोरिंग बढ़ाई जा सकती है? सर साइकोलॉजी की भी मैं बात करूंगा और मैं तो कहूंगा कि सर अदर सब्जेक्ट में भी रणनीति बहुत अच्छी होती है। चाहे मैं आज असिस्टेंट प्रोफेसर बना हूं या कोई भी बच्चा एक IAS कंपटीशन को क्रैक करता है, RS को क्रैक करता है, सिंपल सी रूल होता है सर, हम उस विषय की प्रकृति को समझें, वो विषय का वर्तमान पैटर्न क्या चल रहा है और इसका पता आपको चलेगा पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर से कि लेटेस्ट 2021 में 2020 में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उन प्रश्नों की प्रकृति को समझते हुए और उस विषय को
यदि हम तैयार करते हैं तो निश्चित रूप से हम बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। और मनोविज्ञान में सर 30 में से 30 भी लाए जा सकते हैं। ये बहुत इजी विषय है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब एक मछुआरे का बेटा अब्दुल कलाम देश का सबसे बड़ा मिसाइल मैन बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, जब 3 बच्चों की मां मैरी कॉम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घूंसे बरसाकर, मुक्के बरसाकर स्वर्ण पदक लेकर आ सकती है, तो आप क्यों नहीं, आप भी कर सकते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए न्यूज इंडिया। ब्रेक के बाद ये नजारा मशीनों पर बस के बाजार और आसान वन महिला उत्तराखंड MDH बिरयानी देश से दुनिया तक एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम यंग इंडिया सक्सेस मंत्रा में। जी हाँ, अभी तक आपने सुना, आपने देखा कि किस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ अपने माइंडसेट को चेंज करके आप एग्जामिनेशंस को क्रैक कर सकते हैं। अभी और बहुत सारे सवाल बाकी हैं। धीर सिंह जी हमारे साथ हैं। धीर सिंह जी, आपने बताया कि मनोविज्ञान को आप स्कोरिंग कर सकते हैं 30 में से 30 लेके। कहाँ से शुरुआत करें, किस तरीके से पढ़ें? आज का बच्चा सर डर रहा है और बहुत डरपोक प्रवृत्ति आ चुकी है। उसको डराया जाता है, माहौल ऐसा बनाया जाता है, उसे लगता है कि मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। मैं बच्चे को, स्टूडेंट को सर पहली बात ये कहूंगा कि वो कर सकता है। ये विचार उसको अपने जहन में पालना पड़ेगा, और पालना नहीं पड़ेगा सर, उसको साधना करनी पड़ेगी। 2 शब्द आते हैं, एक तैयारी करना और एक साधना करना। हम जब एकलव्य को देखते हैं, और एकलव्य में क्या फर्क था सर, जब गुरु ने मना कर दिया तो एकलव्य ने सर साधना की और गुरु की मूर्ति बना के साधना की, और उस साधना का परिणाम ये आया कि एकलव्य इतना बड़ा धनुर्धर बना कि शायद हमें सबको पता है कि उसके हमें गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठा तक मांगना पड़ा। मैं यही कहूंगा आज के विद्यार्थी को, यदि आपको सक्सेसफुल बनना है तो पहले अपने अंदर विश्वास जागृत करके आपको ये साधना अपनानी पड़ेगी, और साधना अपनाने के साथ साथ आपको एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, एक रूटीन बनाना पड़ेगा। एक स्टूडेंट को, छात्र को, जैसा कि आपने एकलव्य की बात की, एकलव्य ने चुना कि ये मेरे गुरु है, भले ही उन्हें दूर से देखकर उन्होंने सीखा। उसी प्रकार का आज के दौर में गुरु अगर कहें तो सबसे बड़ी बात होती है स्टडी मटेरियल, या कोई इंस्टीट्यूट जहां आप ज्वाइन कर रहे हैं। तो स्टडी मटेरियल का चुनाव कैसे करें? सर सबसे बड़ी दिक्कत बच्चे के सामने यही आती है। मैं देखता हूँ कई बार ऐसे कार्टून बने आते हैं कि एक बच्चा है और दिल्ली जैसे शहर में वो खड़ा है, सामने बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हैं और दुकानों की, बुक्स की दुकानें भी बहुत सारी हैं। अब बच्चे को दुकान वाला भी कहेगा ये ले लो, ये ले लो, और आज के समय में सर मार्गदर्शन बहुत मिल रहा है। बहुत सारे लोग कह देंगे ये किताब पढ़नी चाहिए, ये किताब पढ़नी चाहिए, तो बहुत सारी किताबें बच्चे के सामने आ जाती हैं। लेकिन सर सिलेक्शन का एक बहुत सिंपल सा रूल है। एक साइकोलॉजी में एक नियम चलता है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। और अभ्यास का नियम ये कहता है एक किताब को चुनिए और उस किताब को 20 बार पढ़ डालिए, ना कि 20 किताबों को एक बार पढ़िए। किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए एक बेहतरीन किताब का चुनाव करना पड़ता है। अब वो बेहतरीन किताब क्या हो सकती है, इसका चुनाव करने के लिए या तो आप किसी उस एग्जाम में जो सफल हो चुका है इंसान, जो ईमानदारी से आपको बताता है, उसके पूर्व अनुभव से फायदा ले सकते हैं। यदि आपको पूर्व अनुभव से फायदा नहीं मिल रहा है तो आप एक काम कीजिए ना कि 2 से 3 किताबों को कंपेयर कीजिए और पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर लीजिए और उनसे आप आइडिया लगाइए कि इनमें से बेहतरीन किताब ये है जिसमें से पर्सन भी आ सकते हैं, जिसके लैंग्वेज भी मेरे लिए बहुत अनुकूल है और जो कंप्लीटली सिलेबस को कवर करती है। ये किसी भी किताब को चयन का एक आधार हो सकता है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी जो सपोर्ट मिलता है किसी भी स्टूडेंट को, छात्र को, वो अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से मिलता है। अक्सर जब पहली बार में एग्जामिनेशंस क्रैक नहीं हो पाते या दूसरी बार में नहीं हो पाते, तो उस समय पर जो पेरेंट्स हैं उनकी जिम्मेदारी क्या रहनी चाहिए? प्रतिस्पर्धा का बहुत बड़ा दौर है। आज हर बच्चा एक प्रेशर में महसूस करता है और उसका बड़ा रीजन है माता पिता का एक दबाव होना, क्योंकि माता पिता ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा बने। उनकी महत्वाकांक्षा है, वो अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन सर अत्यधिक प्रेशर, क्योंकि साइकोलॉजी में माना गया है कि दबाव होना चाहिए,
क्योंकि दबाव आपको करने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन दबाव यदि अत्यधिक हो जाता है तो आप में डिप्रेशन को जन्म दे देता है। और आज हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे पीएमटी की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी के बच्चे तैयारी कर रहे हैं और बहुत से बच्चे सुसाइड करने की दर सर बहुत बढ़ रही है। उसमें पेरेंट्स का दबाव, पेरेंट्स की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। मैं कहना चाहूँगा आज के इस श्रृंखला के माध्यम से कि बतौर माता पिता सक्सेस से भी बड़ा हमारा बच्चा है। और बच्चे की भावनाओं यानी बच्चों के साथ जब तक आप समय नहीं बिताओगे, बच्चे के साथ जब तक इंटरेक्शन नहीं करोगे, बच्चे से हर दिन काउंसलिंग करें। और जो बच्चे खुद असफल हो जाते हैं एक बार, दो बार, तीन बार के बाद, उसके बाद निराश हो जाते हैं, उसके बाद वो एक एग्ज़ाम को नहीं छोड़ते बल्कि एग्ज़ाम देना ही छोड़ देते हैं, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहिए? उन बच्चों के लिए यही कहना चाहूँगा कि थॉमस एल्वा एडिशन सर, थॉमस एल्वा एडिशन एक मंदबुद्धि माना गया उनको, और उनके टीचर्स ने तो ये भी तक कह दिया था कि ये बच्चा पढ़ नहीं सकता। लेकिन उनकी माँ का एक पॉजिटिव विचार कि उन्होंने जब चिट्ठी को पढ़ा तो उन्होंने कहा कि इसमें ये लिखा है कि उन टीचर्स तुम्हें पढ़ा नहीं सकते, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, मैं तुम्हें घर पे पढ़ाऊंगी। बच्चे के दिमाग में पॉजिटिविटी आ गई सर, और उसने जब पहली बार प्रयोग किया था वो असफल हुआ, दूसरी बार प्रयोग किया असफल हुआ, 20वीं बार प्रयोग किया असफल हुआ, 50वीं बार प्रयोग किया असफल हुआ, 99 बार प्रयोग किया असफल हुआ सर। वो 999 बार असफल होने के बाद 1000वीं बार सफल हुआ। मैं कहना चाहता हूँ कि जब उन्होंने पूरी दुनिया को रोशनी से प्रकाशित कर दिया तो हम क्यों नहीं कर सकते? एक परीक्षा हमें असफल यदि मिल भी जाती है तो क्यों? आप एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जीवनी पढ़िए, वो क्या कहते हैं, शुरुआत में इतनी असफलताएं मिली, लोगों का परिश्रम बढ़ता गया, लेकिन उनको मन में विश्वास था कि मैं करूंगा। हमेशा सर सबसे बड़ा शब्द है आत्म प्रेरणा। कितनी बार भी असफल हो जाए लेकिन हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखें कि मैं कर सकता हूँ। आपने अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ों को सोचा, उसके बाद आप सक्सेसफुल हैं। बिल्कुल सही कहा, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, बिल्कुल उसी तरीके से आप पैदल चलते रहे। परंतु एक स्टूडेंट किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी में से पॉजिटिव पॉइंट निकाले, किस प्रकार से वो सेल्फ मोटिवेशन वाली चीज़ें निकाले, असल में ये भी पता होना जरूरी है, किस प्रकार से निकाले। सर सेल्फ मोटिवेशन में हमेशा कहता हूँ कि आपके आसपास है, आत्मविप्रेरणा हमारे आसपास है। मैं एक चीज़ बहुत सर, मैंने जब मोबाइल लिया पहली बार 2008-9 में मेरे पास मोबाइल आया तो उस मोबाइल में मैंने एक तस्वीर जरूर रखी, और वो रखी स्वामी विवेकानंद की। मैं जहाँ भी पढ़ा है, मैंने साइकोलॉजी लैब में जब मैं एक प्राइवेट बीएड कॉलेज में पढ़ाता था उसमें भी मैंने स्वामी विवेकानंद को अपने आसपास में रखा। मैं जिस कॉलेज में गया वहाँ मैंने स्वामी विवेकानंद को रखा, मेरे मोबाइल में हर समय स्वामी विवेकानंद होते हैं। ऐसे ही मैं बच्चों को कहना चाहूँगा कि आसपास के परिवेश को बदलिए, वातावरण इंसान को बदलता है। एक वाटसन हुए साइकोलॉजी में, उन्होंने कहा था कि मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो, मैं चाहूंगा वो बच्चों को बना दूंगा। आप कहोगे डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। वातावरण दुनिया में किसी भी चीज़ को बदल सकता है, और वातावरण को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। वो एनवायरनमेंट स्टडी रूम का हो सकता है सर, बहुत सारे आईएएस बनते हैं, आपने रूम का वातावरण देखा है। मैं कहता हूँ कि उस रूम के वातावरण में एक तस्वीर जरूर लगाइए आप, स्वामी विवेकानंद की हो सकती है, एपीजे अब्दुल कलाम की हो सकती है, और एक अपने मम्मी पापा की तस्वीर लगाइए। और जब भी आपको हारने का विचार आए, जब भी आपको रोने का विचार आए, और जब भी आपके अंदर डर पैदा हो, याद कीजिएगा अपनी माँ की उस स्थिति को जब आप उस माँ के गर्भ में थे। और जब माँ के गर्भ में थे डॉक्टर ने ये कहा था कि रिस्क है जिंदगी का, लेकिन माँ ने कहा कि नहीं, मुझे इस बच्चे को जन्म देना है, मैं रिस्क ले लूंगी। और उस माँ ने बहुत दर्द सहा होगा, बहुत दुख सहा होगा, बहुत तड़पी होगी, लेकिन आपको जन्म दिया। क्यों दिया? कि उसे उम्मीद थी कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा होगा और मेरे सपनों को सच करेगा। जो मैंने संघर्ष झेला है उसको एक बहुत आनंदमय सफर में बनाएगा। उस माँ के उस कठिन संघर्ष को याद कीजिएगा, अपने पिता की उस फटी बनियान को याद कीजिएगा, अपने पिता के उन कंधों को याद कीजिएगा, और अपने घर की उन खराब परिस्थितियों को याद कीजिएगा। हारने का विचार नहीं आएगा। वापस चलते हैं हम एग्जामिनेशन हॉल की तरफ। जी सर, जहाँ पर एक स्टूडेंट है जिसके पास में प्रश्न पत्र आता है साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का, अब उसे किस प्रकार से उसकी शुरुआत करनी चाहिए, किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो उन्हें अच्छे से आते हैं, कुछ कम आते हैं और कुछ बिल्कुल नहीं आते। क्या आपकी राय होगी? ये बहुत बड़ा सवाल बच्चों का होता है सर। बहुत से बच्चे बहुत अच्छी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन जब वो कंपटीशन वाले दिन जब जाते हैं तो उन्हें एक डर होता है, और उस डर के चक्कर में वो पेपर खराब हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आपका एग्जाम हॉल वाला दिन है वो आपका बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। उस दिन आपकी एक छोटी सी गलती और आपकी पूरी साल भर की मेहनत को खराब कर देती है सर। जब एग्जाम हॉल में जाएं, पॉजिटिविटी के साथ पेपर को उठाना है आपको। जैसे ही पेपर को सर हल कर रहे हैं, आपको सकारात्मकता के साथ ये देखना है कि मेरे को जो आ रहा है वो सही है, जो नहीं आ रहा है इसका मतलब वो दूसरे को भी नहीं आ रहा है। क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ाना है सर, पूरा गेम कंपटीशन आत्मविश्वास का है। उस दिन आपके अंदर नकारात्मकता नहीं आनी चाहिए कि शुरुआत में मैंने 5% देखे और मेरे को नहीं आ रहे, मेरे को लग रहा है मैं बाहर हो रहा हूँ। बाहर नहीं हो रहे हो, वो 5% किसी और को भी नहीं आ रहे हैं।
और जब भी आपको 5 शुरुआत के 3% नहीं आ रहे, आप थोड़ा सा आगे चले जाएं, पॉजिटिविटी के साथ आंखें बंद करें और फिर पेपर को हल करना शुरू करें। और पहला जो विचार आता है आपके मतलब पेपर में देखते ही, कई बच्चे बहुत बार गलती करते हैं सर, पेपर भरते समय हर पेपर के बाद ओएमआर शीट भरते हैं। मैं उनको सजेशन देना चाहूँगा कि साइकोलॉजी भी ये मानती है और कोई भी कॉम्पिटिशन को क्रैक करना है तो सबसे पहले पूरे पेपर का एनालिसिस करें। आप पूरे पेपर के क्वेश्चन पेपर को देखें और टाइम मैनेजमेंट साथ में रखें और पेपर को हल करने के बाद, क्योंकि सर उससे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। आप यदि बीच बीच में ओएमआर गोले काले कर रहे हो या बीच में और कोई चीज़ों को, तो उससे आपका अवधान शक्ति कमजोर होती है। पहले पूरा पेपर हल करें और उसके बाद शुरुआत में वो प्रश्नों पर टिक लगा दें जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। सेकंड नंबर पे आप उनके ऊपर सस्पेंशन लिख दें, एस लिख दें, जिनमें आपको 2 आंसरों में आउट है। और वहां हमेशा याद रखें कि जो पहला आंसर आपको लगा था वही आपको सही करना है। यदि आपको लगता है कि मैं पेपर में अच्छा लीड नहीं कर पा रहा हूँ, यदि आप रिस्क थोड़ा लेना चाहते हैं 4 से 5 प्रश्नों में, तो जो फर्स्ट आंसर आपको लगा था उसी को टिक करना है। नेगेटिव मार्किंग जहाँ भी होती है सर, वहाँ बचना चाहिए कि हम ज़्यादा नकारात्मक उत्तर नहीं करें। एक और सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न जो बच्चे अक्सर लोगों से पूछते नजर आते हैं, कितनी देर पढ़े, कितनी देर की पढ़ाई करनी चाहिए, आप जब सफल हुए आप कितनी देर पढ़े थे? इसका जो जवाब है वो अक्सर बच्चों को नहीं मिल चाहता हूँ आप इसका जवाब दें। मतलब दूसरी बात, साथ में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, मैं वो भी जानना चाहूँगा। दोनों सवाल बहुत बड़े हैं। आज के बच्चे इस बात को लेकर बड़े परेशान रहते हैं कि किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए। सर मैं चीज को जोड़ रहा हूँ। एक एडवर्ड टॉलमैन साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, उन्होंने कहा है कि आपने जो रास्ता चुना है वो महत्वपूर्ण है, ना कि अनुक्रियाएं महत्वपूर्ण है। कितने घंटे आप पढ़ते हो वो महत्वपूर्ण नहीं है। घंटों पे सर कभी सिलेक्शन नहीं होता। आज से पहले कुछ हो गया होगा, लेकिन आज वर्तमान जो प्रतियोगिता का दौर है सर वो स्मार्ट स्टडी का है। आज हर बच्चा मेहनत कर रहा है सर, 15 घंटे 14 घंटे बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन इस 15-14 घंटे से सिलेक्शन नहीं होने वाला है। मैं रास्ता कौन सा चूज कर रहा हूँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ स्मार्ट तरीका अपना रहा हूँ कि नहीं अपना रहा हूँ। तो सबसे बढ़िया सर तरीका ये है कि चाहे मैं 6 घंटे पढूं चाहे 7 घंटे पढूं, मैं जिस विषय वस्तु को पढ़ रहा हूँ उसमें से इंपॉर्टेंट क्या है। एक साइकोलॉजी में नियम चलता है सर, आंशिक क्रिया का नियम, जिसको मिश्रित विधि का नियम भी बोलते हैं। आंशिक क्रिया के नियम में ये होता है कि विषय वस्तु को अपन टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं और टुकड़ों में डिवाइड करने के बाद अपन ये देखते हैं कि कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण और कौन से नहीं है। जो टॉपिक अति महत्वपूर्ण उनको हमें ज्यादा समय देना है और बाकी को हमें क्या करना है, सरसरी तौर पर देखना है। तो टाइम मैनेजमेंट का मैं यही कहूंगा कि घंटों पे सिलेक्शन नहीं होगा। मैनेजमेंट यही करना है कि कई बार कहते हैं कि बच्चे कि सर सुबह का टाइम पढ़ना चाहिए, रात का टाइम पढ़ना चाहिए। इसमें हमेशा बच्चे को अपने मन की सुननी चाहिए। सुबह का टाइम बेहतरीन माना गया है मनोविज्ञान के दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपका दिमाग फ्रेश होता है। उस समय जो आप लर्न करते हैं वो लंबे समय तक स्थायी रूप से याद होता है। लेकिन यदि रात को आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो रात भी अच्छी हो सकती है। आप कहाँ कंफर्ट महसूस कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट का सीधा सा रूल यही है कि सर हर 40 से 45 मिनट या 1 घंटे के बाद 5 मिनट आराम जरूर करना चाहिए। अक्सर लोग दिग्भ्रमित कर देते हैं जब आप किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो 4 लोग मिलेंगे, वो कहेंगे इसकी बजाय आप ये कर लीजिए, इसकी बजाय आप ये कर लीजिए, इसकी बजाय, तो वो जो चीज़ है कि यही करना है, इस चीज़ को डेवलप करना बहुत जरूरी है। वो कैसे डेवलप की जा सकती है? सर ये विल पावर का गेम है। आज का बच्चा एक दूसरे बच्चे को कहता है, वो खुद चाहे कुछ भी करे, लेकिन वो सजेशन जरूर देगा कि तुम्हें मेरे अनुसार ये करना चाहिए, जबकि उसका खुद का पता नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए। सुझाव देने की प्रवृत्ति साइकोलॉजी में एक स्वाभाविक प्रवृत्ति माने, नेचुरल एक प्रोसेस मानी गई है और हर व्यक्ति दूसरे को सुझाव देना चाहता है। कोई भी चीज को सुझाव को माने नहीं माने, उसके लिए आपको आत्मचेतना होनी चाहिए। आत्मचेतना का मतलब है मेरे अंदर क्या चीजें हैं, मेरे संभावनाएं क्या है, मैं किस सेक्टर में बेहतर कर सकता हूं। हर इंसान में सर कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट होता है, कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट होता है। उसे लगता है कि मेरा मैथ कमजोर है तो मैं मानविकी में बहुत अच्छा कर सकता हूं, मैं बोलने में बहुत अच्छा हूं तो मैं वकील बहुत अच्छा बन सकता हूं, मैं पत्रकारिता में जा सकता हूं, जनसंचार में मैं जा सकता हूं। आपको उस एक पॉजिटिव पॉइंट की पहचान करनी कि मेरे अंदर मेन एबिलिटी क्या है। सर हजारों हो सकते हैं, मैं मानता नहीं कमियां कोई इंसान में होती हैं, ठीक है, लेकिन जो मजबूती वाले पॉइंट है उसको पकड़ना है आपको। ये दूसरे से नहीं पूछना है, ये खुद से पूछना है कि मैं बेटर यहां कर पा रहा हूं, और उस पॉइंट को लेकर आपको बार बार क्रिया करनी है। निश्चित रूप से आप उस सेक्टर में सफल हो जाएंगे। जी हाँ, अपने हौसलों को ये मत बताइए कि आपकी समस्याएं कितनी बड़ी है। अपनी समस्या